हाँ दादा, नहीं वो स्कूल में कुछ जरूरी काम था दादा, इसलिए देर हो गई। आप कहाँ हो दादा? बिजू, मैं कटक से बोल रहा हूँ, दुकान के लिए फल खरीदने आया हूँ। अच्छा सुन, माँ से पूछना कि उसके लिए कुछ लाना तो नहीं है ना? ठीक दादा, बस 2 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ, आपको पहुंच के फोन करता हूँ दादा। ओके दादा। चारों अंदर चलो। माँ दरवाजा खोलो। माँ। शाम होने को आई, लगता है माँ की नींद अब तक पूरी नहीं हुई। माँ दादा का फोन आया था, आपको कटक से कुछ मंगाना है। माँ। बीजू, बीजू संभाल अपने आप को। बॉडी की हालत देख के लगता है कि जहर दिया गया है। सर, ये देखिए पैर के पास सांप के काटने का निशान। लगता तो सांप के काटने का ही निशान है। नहीं सर, यहाँ कोई सांप नहीं आता। मेरी माँ सांप के कांटे से नहीं मर सकती सर, कोई और बात है। अरे क्या हो सकता है, शरीर नीला हो चुका है, मुंह से झाग आ रहा है, सांप नहीं काटा होगा। नहीं सर, मेरा मन नहीं मान रहा। मेरी माँ ऐसे नहीं मर सकती सर, आप अच्छी तरह से जांच कीजिए। ठीक है, जांच करेंगे, लेकिन लग यही रहा है कि सांप ने काटा है पैर। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि क्या हुआ। भुवन, यस सर। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दें। ओके सर। अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन की रिसर्च के अनुसार हमारे देश में हर साल लगभग 46,000 लोगों की मौत सांप के काटने से होती है। अगर सही वक्त पर इलाज मिले तो इनमें से काफी जानें बचाई जा सकती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग झाड़ फूंक के चक्कर में पड़कर अपनी जान गंवा बैठते हैं। 12 मार्च 2012 को जब उड़ीसा के अंगुल शहर की पुलिस की जानकारी में कल्याणी महापात्रा का केस आया तो ये इन बाकी केसेस से थोड़ा अलग था। कल्याणी महापात्रा नाम की विधवा अपने 2 बेटों आशीष और बिजू के साथ सिमलीपाड़ा में रहती थी। घर का खर्च उनके पति की पेंशन से चलता था। बड़ा बेटा आशीष फलों की दुकान चलाता था और छोटा बेटा बिजू एक प्राइवेट स्कूल में टीचर। दोनों बेटों की कमाई कुछ खास नहीं थी। हालांकि पहली नजर में पुलिस को यह केस सांप के काटने का लगा, लेकिन छोटा बेटा बिजू मानने को तैयार नहीं था कि उसकी मां की मौत सांप के काटने से हुई है।
उसका मन कह रहा था कि बात कुछ और ही है। सर आप मेरा यकीन कीजिए, कितने साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, आज तक सिंगली पाड़ा में किसी ने सांप नहीं देखा। जी सर, हमारे इलाके के आसपास भी हमने कभी ये नहीं सुना कि वहां कभी सांप देखा गया हो। तुम? सर ये मेरे दादा है, आशीष मोहपात्रा। देखिए, आप लोगों का घर एक मंजिल का है और सांप ने आपकी माताजी को ग्राउंड फ्लोर पर काटा है। ग्राउंड फ्लोर पर बड़ी आसानी से सांप आ सकता है। नहीं सर ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोज स्कूल जाने से पहले मैं घर की खिड़की और दरवाजे अच्छी तरह से बंद करके जाता, क्योंकि मेरे ना रहते अगर माँ को नींद लगी तो घर में कोई चोर ना घुस जाए। बाथरूम और किचन की नालियों से भी सांप घर में बड़ी आसानी से घुस सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी माताजी के पैर पे सांप के काटने का निशान है, तो किसी पर शक का कोई सवाल ही नहीं उठता। बड़ा भाई आशीष पुलिस की बात मान गया था, लेकिन बिजू ने हार नहीं मानी और वो अपनी बात पर अड़ा रहा। कई बार वो इंस्पेक्टर जावेद से मिला भी और उन्हें समझाने की कोशिश की कि उसकी मां की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई समझने समझाने पर नहीं चलती है, उसे सबूत चाहिए। और कल्याणी महापात्रा के शरीर पर सांप के काटने का निशान एक बहुत बड़ा सबूत था, और पुलिस को यकीन था कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी यही बात सामने आएगी। सर, कल्याणी महापात्रा की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है। गुड। सर, बिजू महापात्रा को इन्फॉर्म कर दें कि अपनी माँ की बॉडी लेकर जाए। नहीं, गाड़ी निकालो। बिजू, अपने आप को संभाल। जिस तरह माँ की मौत हुई है, मैं कैसे अपने आप को... देख बिजू, जो कुछ भी माँ के साथ हुआ किसी के साथ भी हो सकता है ना, तो खुद सोच के कोई क्यों हमारी माँ को मारेगा। माँ का शरीर बांध से बांधकर गंगा जी में प्रवाहित करना होगा। सांप ने काटा है ना, संस्कार नहीं कर सकते। आप? रिपोर्ट आ गई है बीजू। तुम्हारा दिल बिल्कुल ठीक कह रहा था, तुम्हारी मां को सांप ने नहीं काटा। क्या? सांप ने नहीं काटा? फिर वो कांटे के निशान? डॉक्टर का कहना है कि कांटे के निशान मरने के बाद बनाए गए थे। किसने बनाया होगा वो निशान? मतलब हमारी माँ अब सांप के जहर से नहीं मरी है? मौत जहर से ही हुई थी, लेकिन जहर उन्हें जानबूझकर दिया गया था। जानबूझकर? मगर किसने दिया होगा माँ को जहर, और क्यों? किसने दिया है, क्यों दिया है, ये नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि देने वाला बहुत ही चालाक आदमी था। डॉक्टर का कहना है कि आपकी माँ के राइट हैंड पर सूजन के निशान थे, ऐसे निशान जो इंजेक्शन के बाद हो जाया करते हैं। हमें लगता है कि उन्हें जहर इंजेक्शन से दिया गया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हमारी माँ तो रोज इंजेक्शन लेती थी। उन्हें बहुत भयंकर डायबिटीज की बीमारी थी। यस सर, रोज लंच ब्रेक में स्कूल से आके मैं खुद माँ को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता था। रोज खाना खाने से पहले एक इंजेक्शन लेना बहुत जरूरी था उनके लिए। उनकी मौत वाले दिन भी तुमने उन्हें इंजेक्शन दिया था? हाँ? नहीं सर, वो उस दिन मुझे बहुत जरूरी काम था, इसके लिए मैं इंजेक्शन दे नहीं पाया था। लेकिन सर, मैंने माँ को कहा था कि इंजेक्शन खुद ले लेना। तुम्हारी माँ रोज इंजेक्शन लेती थी, ये बात तुम्हारे अलावा कोई और भी जानता था? सर, हमारे जानने वाले जितने भी थे उन सबको ये बात पता थी। एक बात और, तुम्हारी माँ का मोहल्ले में या रिश्तेदारी में किसी से कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी माँ का हमारे किसी भी रिश्तेदार से कोई झगड़ा नहीं था। यहाँ तक कि पड़ोसियों से भी कोई झगड़ा नहीं था। दरअसल हमारी माँ मिलती जुलती ही कम थी। ठीक है, और कोई जानकारी चाहिए होगी तो दोबारा आऊंगा। यस सर। सर, माँ का झगड़ा हुआ था अभी कुछ दिन पहले। किससे? चारू के बाबा से।
मैं चारू का पिता महेंद्र पटनायक। क्या काम करते हैं आप? तो मैं क्लासिक उड़ीसा डांस सिखाता हूं सर। पिछले 40 सालों से मैं ये कार्य कर रहा हूं। लोग मुझे गुरुजी कहते हैं। साधु के भेष में बहुत शैतान देखे हमने। खैर, गुरुजी ये बताइए कि एक बेचारी विधवा औरत कल्याणी मोहपात्रा, उसे जहर देकर क्यों मार दिया आपने? सर नहीं सर, भला मैं किसी को क्यों मारूंगा? झगड़े की वजह से। झगड़ा? सर वो तो छोटा सा झगड़ा हुआ था। क्यों हुआ था ये झगड़ा? सर वो कल्याणी देवी का छोटा पुआ बीजू के कारण। बीजू की वजह से? हाँ सर। सर वो बीजू मेरी जिया चारू के पीछे पड़ा हुआ था और बार बार उसको शादी का दबाव दे रहा था, मगर मैं अपनी बेटी की शादी उस नालायक आवारा लड़के के साथ नहीं करना चाहता था। सर, अगर उसके बाप ने उन लोगों को घर बना के न दिया होता तो सर उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। सर उस दिन तो मैं उसकी मां के पास बहुत गुस्से में बात करने के लिए गया था। सर वो उल्टा मुझ पर ही भड़क गई। अरे तमे तम घर देखो, अपने घर देखो और अपनी बेटी जिया को संभालो। मेरी जियो के बारे में कुछ मत कहना। अरे तुम भी मेरे पुआ के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद करो। अपने बीजू को समझा दो कि मेरी जियो को परेशान ना करे। मैं अपनी जियो की शादी उसके साथ नहीं कर सकता। अरे तुम क्या मना करते हो? हाँ, तेरी चारू मेरे बीजू के लायक है ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे जीते जी तेरी बेटी इस घर की बहू नहीं बन सकती। अरे जाओ, मैं अपनी जियो की शादी कभी नहीं करूंगा तेरे बीजू के साथ। अब आप ही बताइए साहब, इस छोटे से झगड़े के कारण कोई किसी की जान ले सकता है? वैसे भी बीजू की माँ इस शादी के अगेंस्ट थी, फिर भला मैं क्यों किसी की जान लूंगा? नहीं सर, मेरे पापा किसी की जान नहीं ले सकते। ठीक है गुरुजी, आप लोग जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो बेटे। ये तो पता चल गया कि कल्याणी मोहपात्रा का खून हुआ है, लेकिन इस केस में किसी का कोई मोटिव नहीं दिख रहा। सर, बीजू के पास मकसद था। उस झगड़े के बाद उसने सोचा होगा कि जब तक उसकी मां जिंदा है तब तक वो उस लड़की से शादी नहीं कर सकता, तो उसने अपनी मां को इंसुलिन की जगह जहर का इंजेक्शन दिया। सर, ये वही बीजू था जो ये नहीं मान रहा था कि उसकी माँ की मौत सांप के काटने से हुई। हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। ये लड़का अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है, सोच रहा है ऐसे करेगा तो पुलिस को उस पर शक नहीं हो। एक बात और सर, बीजू ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो स्कूल में था किसी जरूरी काम से, इसलिए वो अपनी माँ को इंसुलिन का इंजेक्शन देने के लिए घर नहीं जा पाया था। ठीक है, स्कूल में पूछताछ करवाओ, पता तो चले ये लड़का कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। ओके सर। बिजू, चल खाना खा ले। दादा, इस घर में हर वक्त मुझे माँ को मरा हुआ चेहरा दिखाई देता है। रात रात भर नींद नहीं आती। जहर के कारण दर्द के मारे तड़पती माँ की आवाज सुनाई देती। बिजू, हम ऐसा करते हैं कि कुछ दिन के लिए कोलकाता होके आते हैं, वहां अपने काका रहते हैं ना। नहीं दादा, दादा जब वापस आएंगे तब यही हाल होगा मेरा। बिजू, हम यहाँ से जा भी कहाँ सकते हैं? ये घर ही तो है हमारे पास। नहीं दादा, दादा यहां से जाते कहीं भी किराए का घर ले लेते, लेकिन यहां मुझसे नहीं रहा जाता। चल ठीक है, हम इस घर को बेच देते हैं और यहाँ पास ही कोई दूसरा घर ले लेते हैं। ठीक है? ठीक दादा। चल तू खाना खा ले। चल, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ। सर ये क्या है? तुम्हारा अरेस्ट वारंट। चलो। आपको क्या लगता है मैंने अपनी
माँ को जहर दिया, मैंने नहीं दिया सर। बहुत हो चुका ड्रामा, अब मैं बोलूंगा और तू सुनेगा। सर मेरी बात तूने कहा था कि तू हर रोज स्कूल से लंच ब्रेक में अपनी माँ को इंसुलिन का इंजेक्शन देने के लिए जाता था, लेकिन 12 मार्च 2012 जिस दिन तेरी माँ को दवा नहीं जहर दिया गया, उस दिन मैंने कहा ना, उस दिन मैंने अपनी माँ को इंजेक्शन नहीं दिया था। लेकिन तूने ये कहा था कि तुझे स्कूल में जरूरी काम था, और तेरे स्कूल के चपरासी ने कहा कि तू उस दिन भी लंच ब्रेक में हर रोज की तरह गया था और वापस भी आया था, लेकिन ठीक 1 घंटे के बाद कहाँ गया था तू? बोल, कहाँ गया था तू? अपनी माँ को जहर देके मारने के लिए गया था ना तू? नहीं सर, मैंने अपनी माँ को जहर नहीं दिया। हाँ ये सच है कि उस दिन भी लंच ब्रेक में मैं स्कूल से गया था, लेकिन मैं मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस गया था मेरी और चारू की शादी की एप्लीकेशन देने और डेट लेने। सब वहीं देर हो गई थी। ए, बात क्या करते हैं, अंदर डाली थे? सर मेरे भाई ने कुछ नहीं किया सर, बेकसूर है वो। सर उसको छोड़ दीजिए सर। लेकिन तुम्हारी माँ ने सबके सामने कहा था कि वो अपने जीते जी चारू और बीजू की शादी नहीं होने देंगी, और बीजू हर हाल में ये शादी करना चाहता था। लेकिन सर बीजू चारू को छोड़ सकता था, लेकिन अपनी माँ को। बीजू ने खुद कहा है कि वो चारू से की शादी के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस गया था। क्या? हाँ, जब तेरी माँ की हत्या हुई तो उस वक्त तू कहाँ था? नहीं मतलब आप क्या कहना चाहते हैं आप कि मैंने और मेरे भाई ने मिलकर हमारी माँ को जहर देकर मारा है? जितना पूछा गया है उतना जवाब दो। मैं कटक गया था सब्जी और फल के होलसेल मार्केट में, अपनी दुकान के लिए फल लेने गया था सर। ठीक है, जा सकते हो, दोबारा जरूरत पड़ेगी तो बुलाऊंगा। लेकिन सर मेरा भाई जेल में। छोड़ देंगे कार्रवाई करके, जाओ। भगवान, इन दोनों लड़कों के फोन रिकॉर्ड चाहिए मुझे, खासकर 12 मार्च 2012, पूरी इंफॉर्मेशन, लोकेशंस की डिटेल। दोपहर 1:30 बजे जब इनकी माँ का मर्डर हुआ तो ये दोनों कहाँ थे? और हाँ, एक आदमी रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी भेजो। अगर बीजू वहां गया था तो उनके रिकॉर्ड से पता चल जाएगा हमें। ठीक है सर। पुलिस ने दोनों भाइयों आशीष और बिजू के फोन रिकॉर्ड्स मंगाने की फॉर्मेलिटीज शुरू कर दी। फोन रिकॉर्ड्स के डिटेल्स मिलने में समय लगने वाला था, लेकिन मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के रिकॉर्ड्स चेक करने पर पुलिस को पता चला कि अपनी मां की हत्या के वक्त बिजू वहीं मौजूद था। अब पुलिस के पास बिजू को जेल में रखने की कोई वजह नहीं थी, उसे छोड़ दिया गया। जिस केस को पुलिस शुरू में ओपन एंड शट समझ रही थी, अब वो दिन ब दिन उलझता जा रहा था। चारू, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैंने मां को जहर दिया? नहीं बीजू, तो ऐसे सोच भी नहीं सकते। सारा अंगुल यही समझ रहा है कि दादा, घर में कोई मेहमान आया था क्या? नहीं तो। ना घर से कुछ चोरी हुआ, ना ही कोई मोटिव। पर एक विधवा औरत को मार के किसी को क्या हासिल हुआ? ठीक है, हो सकता है ग्लास और ट्रे से आपको पता चल जाए मेरी माँ को किसने मारा है। इनसे कैसे? सर, मेरी माँ की मौत के बाद घर में कोई बर्तन नहीं था, तब से ग्लास और ट्रे किचन में ऐसे ही पड़े हुए। लेकिन सर, घर पे 2 मेहमान आए थे,
हो सकता है उन्होंने या उनमें से किसी एक ने। एक्चुअली बात यह है कि हमारे घर में ट्रे में ग्लास रख के सिर्फ मेहमानों को देते हैं। लेकिन ये ग्लास और ट्रे उठाते वक्त तुम्हारी उंगलियों के निशान तो नहीं आ गए इन पे? नहीं सर, मैंने पूरी सावधानी बरती थी। इन्हें मैंने प्लास्टिक से पकड़ के उठाया था। गुड। इन्हें यहीं छोड़ जाओ, हम फॉरेंसिक लैब में भेजें, शायद कुछ पता लगे। सर मुझे पूरी उम्मीद है, इससे आपको जरूर मदद मिलेगी। सर जिसने भी मेरी माँ को मारा है, आप प्लीज उसे पकड़ लीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, तुम जाओ। थैंक यू सर। बोलो भुवन। सर मोबाइल कंपनी से इन दोनों भाइयों की कॉल डिटेल्स आ गई। बीजू के फोन का लोकेशन उसका स्कूल और मैरिज रजिस्ट्रार का ऑफिस। 2-3 बार उसके भाई आशीष का फोन आया था उस दिन। आशीष के फोन का लोकेशन क्या था? कटक। सर आशीष ने 3 बजे तक जितने भी फोन किए थे सब कटक से किए गए थे। बीजू ने चारू को 3-4 बार फोन किया था उस दिन। चारू का लोकेशन सिमलीपाड़ा है। सिमलीपाड़ा मतलब जहां ये दोनों रहते हैं? जी सर। इसका मतलब है कि चारू ही थी जो उस वक्त बीजू के घर पे जा सकती थी। सर ये हो सकता है कि बीजू ने चारू के हाथों अपनी माँ को इंजेक्शन दिलवाया हो। नहीं हो सकता। उस दिन के झगड़े के बाद बीजू की माँ चारू को अपने घर में घुसने नहीं देती। खैर, ये ट्रे और ग्लास फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं बीजू हम लोगों को उलझाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है तो ये उसके लिए ही महंगा पड़ेगा। और सर एक बात और, बीजू का बड़ा भाई आशीष, उसका भी एक चक्कर चल रहा है। एक औरत को 12 कॉल किए थे उस दिन और रोजाना बातचीत होती रहती है। कौन है ये औरत? बीना पांडा नाम है उसका। उसका पति नेशनल एल्युमिनियम कंपनी में काम करता है। बीना पांडा? सर आप कहें तो बीना पांडा को पूछताछ के लिए बुलाएं। नहीं, अभी नहीं, बस नजर रखो उस पर। 2 हवलदार सादी वर्दी में उसके पीछे लगा दो। क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, इसकी हर एक्टिविटी नोट करो। और हाँ, आशीष और बीना पांडा, इनके फोन भी टैप करो। ओके सर। अक्सर पुलिस की कार्रवाई में सच सामने आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन इस केस में तो पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा पा रही थी। पुलिस ने लगातार 5-6 दिन बीना पांडा और आशीष पर 24 घंटे नजर रखी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। इससे पहले कि इंस्पेक्टर खान निराश होकर बीना और आशीष की निगरानी से अपने हवलदारों को हटाते, उन्हें हैरान कर देने वाली खबर मिली। सर बहुत दिनों के बाद कल रात आशीष और बीना ने फोन पे बात की। बीना आशीष से कह रही थी कि त्रिकाल दास का फोन आया था, उसे अपने काम के 20,000 रुपए चाहिए। कौन है ये त्रिकाल दास और किस काम के लिए पैसे मांग रहा है बीना और आशीष? पता नहीं सर। उसका नंबर मिला? नहीं सर, उसने पब्लिक फोन यूज किया था। एक बात और सर, उसी पब्लिक फोन से त्रिकाल दास ने 12 मार्च को बीना को ही फोन किया था, मर्डर से 2 घंटे पहले। इस पब्लिक बूथ को ट्रेस करो। ये त्रिकाल दास वहां दोबारा जरूर आएगा और बीना के फोन को टैप करना जारी रखो। और 2 ग्रुप बनाओ, एक आशीष के पीछे लगाओ और एक इस त्रिकाल दास के पीछे। सात, 8, 9। ये क्या? ये तो सिर्फ 10,000 रुपए हैं। अभी मेरे पास इतना ही है। और ये वो इतने रुपए से नहीं मानेगा। देखो तुम प्यार से मनाना उसको, और अगर नहीं मानता है ना तो अपनी तरफ से थोड़ा सा जोड़कर दे देना उसे। तुम हर काम मुझ पर ही छोड़ देते हो। देखो इस बार इस मामले को संभाल लो, और सुनो, जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता है ना, मुझे फोन मत करना तुम। अभी तक आया नहीं। त्रिकाल दास यहाँ आएगा तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? बीना पांडा का फोन रिकॉर्ड हो रहा है और त्रिकाल दास इसी टेलीफोन बूथ से उसे फोन करता है। जैसे ही वो फोन करेगा हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और हम उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। भुवन, तुम बीना के घर पे नजर रखे हुए, कुछ पता चला बीना और आशीष की मीटिंग के बारे में? नहीं सर। उम्मीद है हमारी दूसरी टीम को त्रिकाल दास के बारे में पता चल जाए।
और तुम सर। बीना का फोन टैप करते रहो, कब कब किससे क्या क्या बात करती है सब सुनो। यस सर। सर, बिना के नंबर पे कोई फोन आ रहा है सर। पता करो कहाँ का नंबर है। सर, त्रिकालदास जिस पब्लिक बूथ से फोन करता है उसी के आसपास का नंबर है सर ये किसका फोन है? हेलो। हाँ, मैं त्रिकालदास बोल रहा हूँ। पैसे का इंतजाम हो गया? सर, ये त्रिकालदास है सर। लोकेशन का पता करो जल्दी। हमारे हवलदार जो दूसरे टेलीफोन बूथ पर ड्यूटी दे रहे हैं उनको त्रिकाल दास की लोकेशन के बारे में बताओ। वो ज्यादा दूर नहीं, आज त्रिकाल दास बच के नहीं जाना चाहिए, जल्दी करो। हाँ, हो गया है। कहाँ मिलना है ये बताओ। हाँ संजय, भुवन बोल रहा हूँ। यस सर। जल्दी निकलो, त्रिकाल दास पास में ही है। ठीक है सर, चलो त्रिकाल दास आया है, चलो चलो। लाओ, मुझे दो। टाइम पे पहुंच जाना, मैं भी पहुंच जाऊंगा। हवलदार, वो रहा पीसीओ और किराने की दुकान भी है। कोलावरी जी। हाँ, लगता है वही बंदा है ये, चलो जल्दी। किधर गया वो बंदा? चलो देखते हैं उधर। किधर गया ये? मुझे लगता है यही त्रिकालदास था। सर को खबर करते हैं, चल। सर, त्रिकालदास बूथ से निकल गया। कोई बात नहीं, वो 3 बजे एल्युमिनियम फैक्ट्री के पीछे आने वाला है, बीना पांडा से अपने काम के 20,000 रुपए वसूल करने। वहां से बच के जाना नहीं चाहिए। टीम तैयार करो, साथ में महिला कांस्टेबल्स भी ले लेना। ओके सर, जल्दी चलो। आ गए तुम? हाँ। ला, ये लो, 10,000 रुपए हैं। ये क्या है? क्या है? बात तो 20,000 की हुई थी ना? हाँ, हुई थी, लेकिन अभी 10,000 रुपए का इंतजाम हुआ है। बाकी का इंतजाम होते ही दे दूंगी। ये लो। बात होती है। देख, 1 हफ्ते का टाइम और दिया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद पूरा पैसा। बस 1 हफ्ते के बाद तुम्हें पैसा दे दूंगी, इंतजाम होते ही। और हाँ, 1 हफ्ते से पहले फोन करना मत मुझे। अब जाओ यहाँ से। बड़ा आया। अरे पकड़ सर, पकड़। पकड़ इसको। अरे मुझे सांप पकड़ने वाले को उड़िया भाषा में सापुआ केड़ा कहते हैं। त्रिकालदास भी एक सापुआ केड़ा था।
जो सांपों का जहर निकालकर भुवनेश्वर की दवा कंपनियों को बेचा करता था। कल्याणी महापात्र की हत्या जहर देकर हुई थी और त्रिकाल दास वो शख्स था जो जहर का इंतजाम करता था। कल्याणी महापात्र मर्डर केस में त्रिकाल दास का पकड़ा जाना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। आप सच सच बताता, बस करो। देखिए भाई साहब, घर तो आपका मैं बिकवा दूंगा, लेकिन इस घर के 18 लाख से ज्यादा नहीं मिल पाएंगे आपको। अरे सिर्फ 18 लाख? आजकल आप प्रॉपर्टी के रेट देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं कितना बढ़ गया है? कम से कम 24 तो मिलना चाहिए ना। अरे भाई साहब, 18 लाख भी बहुत हैं। एक बात सुन लीजिए, इस घर में मर्डर हुआ और ऐसे घर को कोई खरीदना भी नहीं पसंद करता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? घर बाद में बेच लेना, पहले पुलिस स्टेशन चलो, खान सर ने बुलाया है। साहब से बात करना। छोड़ो तो सही है। अरे बोला क्या, साहब से बात करना। अरे ये क्या तरीका है यहाँ पर बुलाने का, और यहाँ क्यों बुलाया मुझे? तुम्हारे कुछ जान पहचान के लोग मिलना चाहते हैं तुमसे। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों मारा माँ को? घर के लिए क्या सब कुछ? अरे दादा, मुझसे एक बार कह दिया होता, मैं तुम्हें ऐसे ही घर दे देता। अरे क्यों किया ऐसा घिनौना अपराध? चलो बैठो यहाँ। अपने शब्दों में अपना कॉन्फेशन लिखो इस पर। यह घर जो 3 लोगों के इस छोटे से परिवार को एक साथ जोड़कर रखता था, वही इसकी मालकिन कल्याणी महापात्र की हत्या का कारण बन गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार सन 2009 में कुल 2935 ऐसे मामले हुए जहां जमीन जायदाद के लालच में किसी ने अपने ही सगे संबंधियों की हत्या कर दी। आशीष भी ऐसे ही लालची कातिलों में से एक था और उसकी मां अपने ही सगे संबंधियों के हाथों मारे जाने वाले लोगों में से एक बन गई। ये सब कुछ साल पहले से शुरू हुआ, जब मैंने अपने पिता की एफडी तुड़वा के उन पैसों से एक फल बेचने की दुकान खोली। धीरे बीना और मुझे प्यार हो गया। प्यार सिर चढ़कर बोल रहा था, और इस प्यार में मैंने ये भी नहीं देखा कि बीना पहले से ही शादीशुदा है। चलता हूं, तुम्हारे पतिदेव आते ही होंगे। नहीं आएगा, ऑफिस की छूटने का टाइम 7 बजे का है। बिना ऐसे ना, मैं डर डर के नहीं रह सकता। अपने पति को छोड़ और कर लेना मुझसे शादी। पति का प्यार तो तुमसे मिल जाता है, लेकिन पैसा, वो भी तो पति का जरूरी है ना। देखना, एक बार ये रेस्टोरेंट खुल जाए ना, उसके बाद खूब पैसे कमाऊंगा मैं। रेस्टोरेंट? हाँ,
4 लाख रुपए ले चुके हैं मुझसे अब तक रेस्टोरेंट नहीं खुला। पति रोज रोज मुझसे पूछता है पैसों का क्या हुआ, पैसों का क्या हुआ। अब ना रोज रोज बहाना बनाना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। बिना, रेस्टोरेंट खोलने के लिए पूरे 10 लाख रुपए चाहिए, पता है ना तुझे? तो बाकी के पैसे अपनी माँ से ले लो ना। बाबा है ना, सिर्फ एक घर छोड़ कर गया है, उसको बेच देंगे तो 24 लाख रुपए आ जाएगा। और मुझे पता है माँ उस घर को नहीं बेचने देगी। रेस्टोरेंट खोलने के लिए पूरे पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाया, उल्टा बीना के पति को बीना पर ही शक होने लगा। इसकी वजह से मेरा और बीना का मिलना बहुत कम हो गया। मैं बीना से शादी करना चाहता था और इसके लिए जरूरी था कि मेरा रेस्टोरेंट खुल जाए ताकि हमें किसी भी तरह से पैसे की कमी ना हो। और इसके लिए मैंने माँ को कई बार मनाया कि घर बेच दे, लेकिन वो नहीं मानी। एक ही घर ही तो है तेरे बाबा की निशानी। मैं इस घर में मरना चाहती हूँ। मैं मर जाऊं, उसके बाद चाहे तो ये घर बेच देना। मार दो अपनी माँ को। क्या पागल हो गई हो तुम? अरे मेरी माँ है वो। सोच लो, माँ चाहिए कि मैं, और वैसे भी तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी, आज नहीं तो कल उसे मरना ही। उसके मरने का इंतजार करोगे तो कहीं मुझे न खो दो। जा रही हूं मैं। रुको, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बीना त्रिकाल दास को जानती थी। मां को जहर देके मारने के लिए वो 20,000 में मान गया। बीना ने पूरा प्लान बनाया। वो त्रिकाल दास को लेके हमारी कॉलोनी में घूम भी आई। अब बस हम लोग सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और जिस दिन मैं कटक गया हुआ था, मुझे पता चला कि आज बीजू मां को इंजेक्शन देने घर नहीं जाएगा। मैंने बीना को खबर कर दी और बीना त्रिकाल दास को लेके मेरे घर पहुंच गई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मैं डॉक्टर रीना मोहंती। हम HHIM डायबिटिक क्लिनिक से आए हैं। हमें आपसे कुछ बात करनी है। हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, आइए आइए, अंदर आइए। जी। पानी पी अंतु। जी जी, धन्यवाद। अब बैठिए ना प्लीज। हमें आपके घर का पता आपके हस्बैंड के ऑफिस से मिला है। उनके ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, उन्हें हम एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो खर्चा हो रहा ऑफिस के लोग खुद उठा रहे हैं। हाँ जी। अरे वाह, बड़े अच्छे लोग हैं ऑफिस वाले। भगवान भला करे उन सबका। और ये आप जो रोज रोज का इंसुलिन का इंजेक्शन लेती है ना, उससे भी छुट्टी मिलेगी। इसे तो महीने में 1 बार लगाना पड़ेगा। इतना मत सोचिए। देखिए, अभी का 1 इंजेक्शन हम आपको अभी लगा देंगे। बाकी के 11 इंजेक्शन जो पूरे साल का कोटा है, हम आपको दे के चले जाएंगे। फिर देखिए, आप रोज रोज के इंजेक्शन से जो आपको तकलीफ होती है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्या सोच रही हूँ? ठीक है, लगा दो। इंजेक्शन लगा दो इन्हें। आप बिल्कुल मत घबराइए। बिल्कुल परेशान मत होइए। और सबसे बड़ी बात है, ये तो मुफ्त का है ना, खर्चा भी आपको नहीं करना पड़ रहा।
परेशान बिल्कुल मत होइए, चींटी के काटने जितना दर्द होगा। बस मुंह उधर घुमाइए। बस 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 बस। बीना और त्रिकाल दास तब तक वहीं खड़े रहे जब तक मेरी मां ने आखिरी सांस नहीं ले ली। मरी की नहीं। चलो जल्दी करो, निकलो यहाँ से। सामान उठाओ। रुक, क्या हुआ? सांप के जहर से इसकी मौत हुई और सांप के काटने का निशान नहीं। सांप के काटने का निशान बनाना पड़ेगा ताकि कोई शक ना कर सके। अरे जल्दी बताओ। हाँ, पिन पिन पिन। एक मिनट रुक। तुम निशान बनाओ, मैं ये जल्दी से किचन में रख के आती हूँ ताकि किसी को पता नहीं चले कि कोई यहाँ आया था। जल्दी कर। हो गया, निकलो निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से, उठाओ सामान, जल्दी करो। दादा, दादा बहुत बुरा है तू। माँ ने हम लोगों को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी और तूने माँ को ऐसी मौत। दादा, करना पड़ा मुझे ऐसा। मैं तो यही चाहता था कि पुलिस भी यही समझे कि सांप के काटने से मां मरी है और मुझ पर शक भी ना हो। और अगर शक हो भी तो बीजू पर हो, क्योंकि इंजेक्शन देने तो वही जाता था। वाह, बड़ा फुल प्रूफ प्लान बनाया था तूने, लेकिन तू भूल गया शायद कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, बच नहीं सकता। इंसान ना तो कुछ अपने साथ लेकर आता है और ना ही लेकर जाता है। फिर भी लोग अपनी इच्छाओं और लालच के दलदल में कुछ ऐसे फंसते हैं कि जो अपने पास है उसमें खुश रहने के बजाय जो पास नहीं है उसे पाने की लालसा करने लगते हैं और कई बार गलत कदम उठाकर अपने ही अपनों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। आशीष अगर उसी दिन सावधान हो जाता जिस दिन वो एक शादीशुदा औरत बीना के प्यार में पड़ा था, तो शायद आज वो अपनी मां के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता। हमारा एक गलत कदम हमें गलत मंजिल तक पहुंचा सकता है। आशीष और बीना के साथ भी यही हुआ। आज वो दोनों जेल पहुंच चुके हैं। कल्याणी जैसी महिलाओं को भी सावधान रहने की जरूरत है। किसी अनजान व्यक्ति की बात पर भरोसा करने से पहले कम से कम उसकी पहचान तो पक्की कर लें। जरूरत पड़ने पर उसका पहचान पत्र मांगे। इस केस में वो बिजू ही था जो रुका नहीं, हारा नहीं। जो ग्लासेस वो पुलिस के पास लेकर आया था वो सबूत बन गए। बीना ग्लासेस पर से उंगलियों के निशान पूरी तरह नहीं मिटा पाई क्योंकि वो एक शातिर अपराधी नहीं थी। बीना और आशीष ने अपने हिसाब से एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था, लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग पीछे जरूर छोड़ जाता है। इस केस में बिजू और उड़ीसा पुलिस ने दिन रात एक कर दी है। हम बिजू के साथ साथ उड़ीसा पुलिस के कर्मठ ऑफिसर जावेद खान और उनके सहयोगियों की सतर्कता और सूझबूझ को सलाम करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और ऐसी सत्य घटना के साथ, जब हम में से ही किसी एक के हौसले ने अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान इंडिया।